जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो भी अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट में पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर सकते हैं सीटेट को, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे से सीटेट के पेडागोजी को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सीटेट में आप लोग पास हो जाते हैं। बहुत से अभ्यर्थियाँ ये गलतियाँ करते हैं, सीटेट पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सीटेट के जो ईवीएस हो गया, मैथ हो गया और उसके बाद सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इन प्रश्नों को यानी 75 नंबर पेडागोजी आते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी आते हैं। कहीं ना कहीं इन पेडागोजी को आप लोग नहीं पढ़ेंगे, पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे और ज़्यादातर इन प्रश्नों को पेपर में आने की संभावना दिखती है। ठीक है, तो वहीं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर एग्जैक्ट ऐसा ही फिल कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, इसे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। देखिए, कोई भी अपडेट होता है टीचर से रिलेटेड और टीचर से रिलेटेड कोई भी क्लास होता है तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इस मैथ पेडागोजी के आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर इससे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के यानी यूट्यूब चैनल के बायो में दिए हैं, वहाँ से आप लोग अवश्य जुड़ जाएगा। ठीक साथियों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है मैथ से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पठचर्या के लिए सही है? ठीक है साथियों, जो पहला पॉइंट दिया गया कि इसी ताकूट भाषा में यह प्रश्न दिया गया है, तो देखिए बहुत से अभ्यर्थी गलतियां करते हैं कि एक ही ऑप्शन मारकर वह चले जाते हैं। आपको सभी ऑप्शनों को पढ़ना है, तब उसके बाद ट्रिक करना है कि कौन सा सही कौन सा गलत, उसके बाद डिसाइड करना है। ठीक है साथियों, तो कहीं ना कहीं 1 नंबर 2 नंबर से आप लोग फेल हुए हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। पिछली बार जो सीटेट एग्जाम होता तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे ही फेल हो गए थे 1 नंबर 2 नंबर से। सोच लीजिए कितना 1 नंबर 2 नंबर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक साथियों, तो देखिए ये पॉइंट दिया है पहला कि स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति अस्थायी होना चाहिए। ठीक साथियों, प्रकृति अस्थायी होना चाहिए। देखिए, इसका प्रकृति अस्थायी नहीं होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर देखिए कोई प्रकृति अस्थायी हो जाएगा, क्या वह सवाल बन पाएगा? नहीं। ठीक है, तो इससे सुसंगत होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। इससे लचीला नहीं होना चाहिए। देखिए, लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि देखिए कोई अगर बच्चा को आंसर दे रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए अगर 2 + 2 यानी 1.2 + 1.2 अगर जोड़ रहा है बच्चा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर यह जोड़ आए 1.4 आ रहा है, इसका 2.4 आ रहा है, अगर 5 लिख दे रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसके नियर अबाउट लगभग में सवाल जा रहा है उसका आंसर है तो वह सही माना जाएगा। ठीक है, तो उससे एग्जैक्ट करने की कोई बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही है। ठीक है, तो 2 कहाँ गया है? ऑप्शन नंबर देखिए 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 2 वाला पॉइंट सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। दिया गया कि देखिए 25 गुणते 18 गुणे 4 की तरह दी गई 3 संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। देखिए पहला बच्चा क्या करता है कि 25 गुणे 18 गुणे 4 बराबर 1800 आ रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि 18 गुणे 25 गुणे 4, ठीक है, तो फिर उसके बाद 18 आ रहा है। ठीक है, 1800 आ रहा है। फिर 18 गुणे 25 गुणे 4, ठीक, फिर उसके बाद यह गुणा कर रहा है तो 1800 आ रहा है। वह 18 गुणे 100 कर रहा है तो भी 1800 आ रहा है, यानी 3-4 प्रकार से कर रहा है। तो इसमें इन विद्यार्थी ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्मों का उपयोग किया है? देखिए क्रम विनिमय एवं वितरण नियम है। ठीक है, तो वितरण नियम है कि
क्रम विनिमय साहचर्या नियम है। देखिए कौन सा नियम है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही है, साहचर्या नियम है। ठीक छात्रों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है कि 3 है, निम्न में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। देखिए गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। देखिए हम लोग को गलत ऑप्शन ढूंढना है। नई परिस्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने में सहायता करना। ठीक छात्रों, जी बिल्कुल, ये जो ए पॉइंट दिया गया है सही है। ठीक छात्रों, दिया गया सही है, हम लोग को गलत ढूंढना है। सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना, जी बिल्कुल सही है। जहाँ प्रोत्साहित आए उससे उस ऑप्शन को जरूर सही करिएगा आप लोग। ठीक छात्रों, रट कर याद करने को प्रोत्साहित करना। देखिए जहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा किसी भी ऑप्शन में पेडागोजी के प्रश्न में कि जहाँ रट कर यंत्रवत याद कर दंड देना, कहीं न कहीं जो आएगा यह नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। यानी गलत का भाई कौन हो गया, गलत का भाई गलत। ठीक छात्रों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 4 का दिया गया है कि देखिए राम से अध्यापक ने 1/4 प्लस 2 सही 2/2 दिया गया। ठीक साथियों, 2 सही 2/2 को जोड़ने के लिए कहना, ठीक साथियों, के लिए कहना, परंतु उसने गलती से घटा दिया तो उसके उत्तर पर अध्यापक ने 0 अंक दिए। इससे लगता है कि राम को सही प्रश्न हल करने के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो अगर लगभग में कोई आंसर आ रहा है उसका, ठीक साथियों, तो वह सही माना जाएगा। कहीं ना कहीं यह त्रुटियाँ कर रहा है। देखिए ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। देखिए ऑप्शन, उसे भिन्नों का आभास करना चाहिए, ठीक है, तो उसे भिन्नों का आभास करना चाहिए। उसे जोड़ का ज्ञान नहीं है इसलिए जोड़ सीखना चाहिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वह अपना अंतर ध्यान खो बैठा इसीलिए, ठीक है, तो उसे जोड़ तो करना आता है परंतु उस अध्यापक की बात ध्यान से सुननी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, उससे जोड़ना आता है। देखिए अगर उससे जोड़ना आ रहा है तभी तो घटा रहा है, अगर जोड़ना नहीं आता उसे तो घटा पाता, बिल्कुल नहीं घटा पाता, ठीक है। तो यह उस बच्चे में गलती क्या हुई कि वह 1/4 और प्लस 2 सही 2/2 को जोड़ना था, तो उससे सुनाई दिया कि नहीं इसे माइनस करना है, ठीक है, घटाना है, तो उसके सुनने में फर्क आया था, ठीक है। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 5वां, स्कोरटिंग, ठीक है, तो स्कोरटिंग के अनुसार एक अच्छी इकाई योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है, एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि अच्छी इकाई योजना की व्यापकता छात्रों की पहुंच के भीतर होती है। अच्छी इकाई की योजना में मूल्यांकन पक्ष एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण अंग है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, इकाई योजना के अंतर्गत छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं का आदर किया जाता है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए 2 भी सही है, 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है, तो ऑप्शन नंबर यानी 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक अच्छी इकाई योजना के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 6वां में क्या दिया गया है, देखिए गणित सभी विज्ञानों का सिंध द्वार वे कुंजी है, यह कथन किसका है? ड्यूट का है, बेकन का है, स्किनर का है, कॉमेट का है, तो किसका है? तो जो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी बेकन का है, ठीक है, तो बेकन का है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं में अंक की वृद्धि के लिए, देखिए अंक की वृद्धि के लिए परीक्षाएं
नहीं की जाती है, ठीक साथियों। और कमज़ोर छात्रों की कमज़ोरी दूर करने के लिए नहीं, उससे ज्ञान के लिए की जाती है, ठीक साथियों। कि उसके यानी कमज़ोरी दूर करने के लिए नहीं, उसका समस्या समाधान ढूंढने के लिए कहाँ पे वह गलती कर रहा है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उसमें ढूंढा जाता है, ठीक साथियों। अगला अगला ऑप्शन दिया गया है कि छात्रों के अधिक से अधिक अभ्यास के लिए, ठीक साथियों। देखिए जहाँ अभ्यास आएगा, ठीक है, तो कक्षा में गणित शिक्षक के साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। देखिए इसलिए यह ऑप्शन सही है। आप लोग देखेंगे कि यह अभ्यास है, ठीक है, तो अभ्यास है। अगर गणित में अभ्यास आ गया, ठीक है, तो गणित में अगर अभ्यास आएगा तो वो ऑप्शन सही होगा। इसलिए सही होगा कि देखिए गणित ऐसा सब्जेक्ट है बिना यानी बिना अभ्यास के संभव नहीं है। अगर अभ्यास होगा तभी इन चीज़ों को आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। छात्रों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, तो देखिए मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता क्या होती है, रुचि बढ़ाने के लिए, छात्रों से अधिक अभ्यास कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है कि यदि किसी कक्षा में 1/3 भाग लड़के मराठी भाषा बोलते हैं, लड़कों का 1/2 भाग हिंदी बोलता है, जो लड़के गुजराती बोलते हैं उनकी संख्या मराठी बोलने वाले लड़कों की संख्या दोगुनी है, तो उन सभी में से 2/3 भाग लड़कियां हैं, तो कौन सा कथन सही है। देखिए सभी गुजराती बोलने वाली लड़कियां हैं, सभी गुजराती बोलने वाली लड़कियां हैं, ठीक साथियों। कुछ गुजराती बोलने वाले छात्र हिंदी जानते हैं, मराठी बोलने वाले छात्र में से आधे छात्र हिंदी बोलते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी सभी गुजराती बोलने वाली लड़कियां हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, उन संख्या मराठी बोलने वाले लड़कों की संख्या दोगुनी है, तो उनका 2/3 भाग लड़कियां हैं, तो उनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 9वां, ठीक साथियों। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए कौन सा 8वां प्रश्न दिया गया है, ठीक साथियों। 7 और 8, ठीक साथियों। जो 8 का जो दोस्तों है, सॉरी, ठीक है, तो जो 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कुछ गुजराती बोलने वाली छात्र हिंदी जानती हैं, जो ये कॉमन मिल रहा है दोस्तों आपके, यानी इससे तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए 9 पर चलते हैं। ऑप्शन यानी प्रश्न संख्या 9 पर, गणित की संकेंद्री पद्धति की विशेषता है। सरल से कठिन की ओर है, कठिन से सरल की ओर है, सरल से सरल की ओर है। देखिए जहाँ सरल से सरल की ओर आ जाएगा वो ऑप्शन गलत होगा। कठिन से सरल की ओर, देखिए ये भी ऑप्शन सही है, गलत होगा, क्योंकि सरल से कठिन होना चाहिए, सरल से सरल नहीं होना चाहिए। कठिन से, देखिए ये भी जहाँ कठिन से कठिन, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही है, यानी पहले सरल, ठीक है। तो पहले देखिए किसी बच्चों को पहले सरल से कठिन को ओर लिया जाता है, और पहले कोई चीज़ वस्तु होता है बड़ा दिखाकर उसके बाद छोटा, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और आता है, उसे मूर्त चीज़ें दिखाई जाती हैं, फिर उसके बाद अमूर्त चीज़ें का अनुभव कराया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की दृष्टि से एक अच्छी परीक्षा में समानता निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता, परिणाम, व्यापकता, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। देखिए 10 का जो दिया गया है, परिणाम से कोई मतलब नहीं है, परिणाम कितना अच्छा आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो एक अच्छी परीक्षा में समानता निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। देखिए यह परिणाम आवश्यक नहीं है, बच्चे में विषमता होना चाहिए, और जो परीक्षा होती है, विषमता का मतलब जो प्रश्न होते हैं उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चा जानता हो वही प्रश्न आना चाहिए, और वैधता भी होना चाहिए। देखिए कोई भी परीक्षा होता है, ठीक है, तो मूल्यांकन की जाती है आपके परीक्षा में, तो वह परीक्षा जैसे 2 घंटे का होता है, ढाई घंटे का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो वह वैधता होना चाहिए और व्यापकता भी होना चाहिए। तो कौन सा चीज़ नहीं होना चाहिए, तो परिणाम नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न 11 में क्या दिया कि डा.बी.एस. ब्लूम के अनुसार वर्तमान परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोष नहीं है। कौन सा एक दोष नहीं है। कक्षा में जो कार्य किया जाता है वह विषय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नहीं किया जाता, देखिए ऑप्शन गलत है, किया जाता है, ठीक है। तो
प्रश्न पत्र में मौलिकता का पूर्ण अभाव रहता है। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन गलत है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में शिक्षकों की आत्मनिष्ठा का प्रभाव पड़ता है। देखिए, आत्मनिष्ठा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो नहीं पड़ता है, तो इसमें पड़ता लिखा गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से ही उपयुक्त पाठ्यक्रम का सही निर्माण करना। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 12 में क्या दिया गया है दोस्तों? प्रश्न संख्या 12। ठीक है, तो 12 में क्या दिया कि कक्षा अध्यापक ने गणित की कक्षा में एक प्रश्न हल करके उत्तर बताने को कहा। एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यदि सभी छात्र 4/2 उत्तर दिया तो इससे स्पष्ट होता है कि उन छात्राओं को निम्नलिखित में से आवश्यक ज्ञान नहीं है। ठीक साथियों, देखिए इसमें क्या दिया कि देखिए इसमें दिया गया है कि चौड़ाई है, ठीक साथियों, चौड़ाई लंबाई की 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ 4 है, तो यानी यहाँ पर 1 है। ठीक साथियों, 1 है, 1/4 दिया गया है। ठीक साथियों, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो इस क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको 4 होगा, तो एक क्या बच्चे बताएं कि 4/2 उत्तर दिया है, तो इसमें क्या दिया गया है? ठीक साथियों, तो देखिए छात्रों का गुण करने का ज्ञान नहीं है। ठीक साथियों, तो जो बिल्कुल बात सही है, ज्ञान नहीं है। ठीक साथियों, दूसरा देखिए उन्हें भिन्न का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो नहीं है, उन्हें भिन्न का ज्ञान नहीं है, तो देखिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उन्हें ये ऑप्शन सही है कि ये क्या है। ठीक है, तो उन्होंने अध्यापक की बात ध्यान से सुनी नहीं। उन्हें गणना संबंधित ज्ञान नहीं है। देखिए 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। यदि आपकी नियुक्ति किसी कक्षा में 5 तक के स्कूलों में हो जाती है तथा आप गणित के अध्यापक हैं, पहले दिन कक्षा में जाते हैं, तो आपका प्रथम कार्य होगा बच्चों के विषय में नाम आदि का जानकारी देना, बच्चों उनके ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना, अपने विषय में अपनी योग्यता बताना। देखिए अपनी योग्यता नहीं बताना है। ठीक साथी, कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए दोस्तों, और उसके बाद बच्चों के विषय के नाम आदि की जानकारी नहीं देना है। ठीक साथियों, उपयुक्त सभी देखिए ऑप्शन गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर यह 2 सही है, यानी उनके ज्ञान और भावनाओं के विषय में पता लगाना। देखिए कोई अभी आप किसी भी क्लास में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पता लगाते हैं बच्चे के कितना ज्ञान है, तो सभी बच्चों को आप उठाते हैं, कहीं ना कहीं आप इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ उसमें सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन कि पता है कि नहीं बचा। जैसे बच्चा बताता है और भावनाओं को समझते हैं किस तरह से बताया जाए तो समझ जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम चाहिए। देखिए भिन्न का है, देखिए चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियों वस्तु में उनका इकाई मानते हुए भिन्न भागों को समझाना। ठीक है, तो भिन्न भागों को समझाना, देखिए ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा भी है? भिन्नों का जोड़ व घटाव समझाना। देखिए जोड़ घटाव नहीं समझ में आएगा बच्चों को। अंश व वर्ग, हर को समान और असमान परिणामों को अलग अलग समझाना, जी बिल्कुल नहीं। अंश को हर से भाग देकर उसके दशमलव अथवा पूर्णांक भाग को समझना, जी बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 सही है, यानी चौकोर, गोल और आयताकार आकृतियों को वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए भिन्न को समझाना। जैसे एक रोटी ले लेते हैं, ठीक है, तो बच्चों को समझाना एक रोटी है, तो हम कहेंगे कि देखिए इसमें 4 भागों में बांटना है। ठीक है, तो 4 भागों में बांटना है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें एक स्कूल करेंगे, इसे काट देंगे, तो एक रोटी हो गया और एक रोटी इधर हो गया, आधा रोटी हो गया। कहीं ना कहीं 2 बच्चे, अब फिर 2 लोग को और बांटना है, तो इसमें काटेंगे, तो कहने बच्चे को यह समझ में आ जाएगा कि ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे भिन्नों को लगा सकते हैं। चलिए अगर देखिए 1/4 हो गया, यानी 1/4 भाग हो गया इसका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भिन्न को समझाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। देखिए क्रमबद्ध से समझना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए पहले जो गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, ये देखिए ऑप्शन गलत है। इसलिए गलत है, देखिए पहले आपको जोड़ भी आ सकता है, घटाना भी आ सकता है,
भागा भी आ सकता है और गुणा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रोसेस की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि क्रमबद्ध के रूप में समझाना पड़े, जैसे बच्चे समझ में आए उसी प्रकार समझाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझा। एक तरह से ये ऑप्शन हो सकता है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना। जी बिल्कुल, देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, गणित की क्रियाओं को संबंध क्रमबद्ध से रूप से समझाना। देखिए क्रमबद्ध का मतलब, देखिए माइनस प्लस जो आपको अब बताएं अभी से है, तो उसमें मतलब बच्चे को कोई मतलब पहले या तो घटाना आ सकता है या तो जोड़ आ सकता है, मतलब चारों में से कोई ना कोई करना जरूर जानता होगा। ठीक है, तो देखिए एक पैटर्न होता है इस सवाल का कोई पैटर्न होता है कि अगर जोड़ रहा है या तो घटा रहा है तो एक क्रमबद्ध होता है। ठीक है, तो उसके नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसके हिसाब से समझाना। तो ये ऑप्शन भी सही है। विभिन्न दशाओं में गणितीय संख्या समस्याओं को, यानी विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, ये भी सही है। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना, जी बिल्कुल उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो आपके यह 15 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ के पेडागोजिक प्रश्न थे, तो यह समाप्त हो गए। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि 15 प्रश्न यानी 15 नंबर से आपके कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इससे अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।